हेलो बच्चों। आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने सम बेसिक डेफिनेशंस देखा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इन्फेक्शन क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होती हैं, और इन्फेक्शियस डिजीज़ेस क्या होती हैं एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस क्या होती हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हमने एक दो डेफिनेशंस के बारे में और देखा था, एंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है। इन सब के बारे में आपको पता है। मैं थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपका, ताकि आपको याद रहे। जो लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको एक सबसे बेसिक चीज बताई थी, उसको मैं वापस से यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगा। दैट इज इन्फेक्शन। दैट इज इन्फेक्शन। बेटा ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है, कि अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, और एंटर करने के बाद या तो वो डिवाइड करता है या वो ग्रो करता है। ठीक है। तो इसी चीज को मैंने क्या बोला था बेटा आपका, बताइए, इन्फेक्शन बोला था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो अगर कोई अगर कोई पैथोजन पैथोजन ने हमारी बॉडी में एंटर किया, पैथोजन की एंट्री हुई, एंट्री किसमें, इन द बॉडी, इन द बॉडी, और पैथोजन की एंट्री करने के बाद, पैथोजन की एंट्री करने के बाद ये पैथोजन या तो बॉडी में जाकर ग्रो करेगा, या डिवाइड करेगा, और बोथ, या दोनों करेगा। तो इस चीज को हमने क्या बोला कि, इसी को मैंने क्या बोला था बेटा लास्ट क्लास में, इन्फेक्शन बोला था। तो ये बात मुझे लगता है अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये अगर आपको पोर्शन समझ में आ गया तो हम और आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, देखिए बेटा, मैं इस लेक्चर में कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ाऊंगा जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको इम्यूनिटी अच्छे से समझनी है, हेल्थ को अच्छे तरीके से समझना है, तो आपको इन्फ्लेमेशन की जानकारी होनी चाहिए। नो डाउट अबाउट इट कि मैं आपको बहुत ज्यादा उसमें चीजें नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा ही ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपकी एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि किस तरह से कोई पैथोजन हमारी बॉडी में जब एंटर करता है तो हमारी बॉडी उस पैथोजन के खिलाफ किस तरीके से काम करती है, और फिर किस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। और फिर मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा कि व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी एंड व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी। इन सब सारी चीजों को हम लोग बहुत इत्मीनान से चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। अब अगर मैं कुछ बेसिक सी चीजों के बारे में बात करूं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा आपने पढ़ी होगी हमेशा, एंड दैट इज एंटीजन। इसको आपने, इस सब्सटेंस का नाम, इसको एंटीजन नाम जो है बेटा, इसको आपने 11th में जरूर पढ़ा होगा। जब आपने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ा होगा, तो आपने आरबीसी के सरफेस के ऊपर, जब आपने ब्लड ग्रुप पढ़ा होगा, तो आपने आरबीसी के सरफेस के ऊपर पढ़ा होगा ये, कि अगर आरबीसी के सरफेस पर, मतलब जो आपकी रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं, उनके सरफेस पर अगर ए एंटीजन होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, बी एंटीजन होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर दोनों ही एंटीजन होंगे, मतलब ए और बी होगा, तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ये आपने लास्ट ईयर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ा होगा। तो मैं वहां की चीज को यहां पर इसलिए ला रहा हूं क्योंकि वहां पर आपने एक वर्ड पढ़ा था, दैट इज एंटीजन। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताइए कि व्हाट इज एंटीजन। उसके बाद ही हम चीजों को आगे अच्छे से एलोबोरेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्या होता है इम्यूनिटी। ठीक है। तो चलिए, अगर आपके दिमाग में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो फिर मैं यहां पर इसको लिखा हूं तो बताऊंगा तो जरूरी बेटा। ठीक है। तो एंटीजन का मतलब समझो पहले। सबसे पहले हम इसके केमिकल नेचर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके केमिकल नेचर के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं एंटीजन का केमिकल नेचर आपको बताऊं,
ठीक है, तो इसका केमिकल जो नेचर होता है बेटा, ये या तो प्रोटीन हो सकता है, या तो ये बच्चा क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, या ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। बिल्कुल, बच्चों को हमेशा ये लगता है कि प्रोटीन ही होता होगा, लेकिन नहीं। जो आपने बेटा लास्ट ईयर जो ए और बी एंटीजन पढ़े हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट ही हैं, जैसे कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन आपने पढ़ा होगा, उसी से बनता होगा बेटा आपका ए एंटीजन। ठीक है, बात करेंगे कभी जब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप यानी कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तब हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा लिख देता हूँ, ए एंड बी जो एंटीजन होते हैं एक्चुअली वो आपके किस नेचर के होते होंगे बेटा, आपका कार्बोहाइड्रेट नेचर के होते होंगे। चलिए, मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज एंटीजन। तो सुनना पूरी बात ध्यान से, अगर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी का नहीं है वो हमारी बॉडी में अगर एंटर करता है और उस फॉरेन सब्सटेंस के खिलाफ अगर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन। समझ में आ गई बेटा बात? मैंने क्या बोला, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमारी बॉडी रिस्पॉन्स के तौर पर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज एंटीजन, तो अब आप बता दोगे। तो चलिए यहां पर सब समझते हैं बेटा, एनी सब्सटेंस which stimulates antibodies, any substance which stimulates antibodies लिख देते हैं बेटा यहाँ पे, एंटीबॉडीज, क्योंकि ये बहुत सारे नंबर में प्रोड्यूस होती है, एंटीबॉडीज इन द बॉडी। ठीक है, एनी सब्सटेंस विच स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ, सॉरी मैंने क्या बोला, एनी सब्सटेंस विच स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एक मिनट बच्चों, इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो एनी सब्सटेंस विच स्टिमुलेट्स the production of antibodies in the body, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीजन। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एंटीजन। ठीक है, अब एंटीबॉडीज को हम लोग एक नाम और देते हैं बेटा, एंटीबॉडीज को हम लोग एक नाम और देते हैं, एंड दैट इज एग्लूटिनिन। आपने एंटीबॉडीज भी जरूर पढ़ा होगा क्लास 11th में। आइए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम लोग और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं आपको ये बोलूं ब्लड, अगर मैं आपको क्या बोलूं बच्चा, अगर मैं आपको बोलूं ब्लड, तो ब्लड दो चीजों से, अच्छा ब्लड होता क्या है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज ब्लड, तो आप मुझे क्या बताओगे, हाँ इट इज ए वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। हाँ बेटा, ये क्या होता है आपका एक कनेक्टिव टिश्यू, और ये दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो होता है बेटा आपका प्लाज्मा, एक तो होता है आपका प्लाज्मा, और दूसरा होता है बच्चे क्या आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। एक होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है बच्चे आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, अब फॉर्म्ड एलिमेंट में बच्चे आपकी आती हैं सेल्स। अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो इसमें आती हैं आपकी सेल्स। तो अब ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन कौन सी सेल्स आती हैं। तो इसमें बेटा आपकी आएंगी, एक तो बताइए
आपने पढ़ रखा है बेटा, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। बताइए क्या होंगी? एक होंगी बेटा आपकी आरबीसीज, रेड ब्लड कार्पसल्स। एक होंगी आपकी डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। और एक होंगी बच्चे आपकी क्या, बताइए? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो मैं इन चीजों को थोड़ा सा इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटा, ताकि आप इस चैप्टर में आपका जो पूरा दिमाग है, पूरा एक एक चीज आप समझ पाए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जब इम्यूनिटी पढ़ेंगे बेटा, तो उसमें डब्ल्यूबीसीज का रोल आएगा। किसका रोल आएगा बेटा? आपका डब्ल्यूबीसीज का रोल आएगा, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, जिनको हम लोग एक नाम और देते हैं, जिसको मैं जरूर लिखना चाहूंगा, दैट इज बताइए बेटा, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। चलिए, अब सुनना बात ध्यान से। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्लाज्मा की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? प्लाज्मा की बात कर रहा हूं। अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं, तो प्लाज्मा में भी आपने पढ़ा होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसका नाम होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्या नाम होता है बेटा? प्लाज्मा प्रोटीन्स। आपने बेसिकली 4 प्लाज्मा प्रोटीन्स आपने जरूर पढ़े होंगे बेटा। बताइए कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं? बताइए, जल्दी जल्दी याद कीजिए, बताइए फटाफट, कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे? चलिए, वेरी गुड, ठीक है। एक आपका क्या होगा बेटा? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है। दूसरा क्या होगा बच्चा? ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। थर्ड क्या होगा बेटा आपका? फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। एंड फोर्थ क्या होगा बेटा आपका? प्रोथ्रोम्बिन। और भी होते हैं, लेकिन अभी मैं जो मेन है उनको लिख रहा हूं, जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उन्हीं चीजों को मैं यहां पर डिस्क्राइब कर रहा हूं, ठीक है। फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन को बेटा हम लोग कलेक्टिवली क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि मैं यहां पर लिख देता हूं। इन सारे टर्म्स का जिक्र आएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा दूं, ताकि आपका दिमाग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से याद रहे बेटा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक। अब मैं यहां पर थोड़ा सा बात करूंगा ग्लोब्यूलिन की। किसकी बात करूंगा बेटा? ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन की अगर हम बात करते हैं, तो ये 3 तरह का होता है, ये भी 3 तरह का होता है। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, और एक होता है गामा। अगर हम गामा ग्लोब्यूलिन की, अच्छा मैंने यहां पर ग्लोब्यूलिन बोला है बेटा, मैंने यहां पर क्या बोला है? ग्लोब्यूलिन बोला है, ग्लोबिन नहीं बोला है, ठीक है। चलिए, तो अब इसी जो गामा है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गामा इम्यूनोग्लोब्यूलिन, गामा इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है। और इसी गामा इम्यूनोग्लोब्यूलिन को आप नाम देते हो बेटा एंटीबॉडी। क्या नाम देते हो? एंटीबॉडी। आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसी गामा इम्यूनोग्लोब्यूलिन को आप क्या नाम देते हो बच्चा? एंटीबॉडी। और अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारी, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे भी, बहुत सारी एंटीबॉडीज, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी एंड आईजीई। गमदे, गमदे। सर गम तो मिलता ही रहता है, ठीक है। हाँ, तो वही याद रखना है बेटा, क्या? गमदे, ठीक है। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई, ठीक है। चलिए, अब इसी एंटीबॉडीज को अगर हम बोलें बेटा, तो इसी एंटीबॉडीज को मैंने अभी क्या बोला था? एग्लूटिनिन्स। अब मैं बात करना चाहता हूं, अगर कभी आपने गलती से पढ़ा होगा बेटा लिम्फोसाइट्स। पढ़ा है क्या बच्चों? बिल्कुल पढ़ा है, तो अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स 2 तरह की होती है बेटा लिम्फोसाइट्स, ठीक है। एक बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट्स, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और अगर हम लोग बी लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? बी
लिम्फोसाइट्स की। बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होकर बनाती है बेटा एक अदर तरीके की सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स। इसको हम लोग कार्टव्हील सेल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका न्यूक्लियस बेटा कार्टव्हील शेप का होता है, ठीक है। और यही प्लाज्मा सेल क्या बनाती हैं, आपकी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। तो ये एक चार्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी थोड़ा सा बेसिक्स को समझने के लिए, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या बोला कि ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये आपका एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक। अब सुनना बात, एक बात और, ठीक। मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट बोलना है कि ऑल प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन लीवर। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? नो, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर मैं यहां पर ऐसा बोलूं कि ऑलमोस्ट ऑल प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन लीवर, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मैंने यहां पर ऑल और ऑलमोस्ट का चक्कर है बेटा, ठीक। अब मैंने यहां पर ऑलमोस्ट इसलिए बोला क्योंकि सारी, ऑल इसलिए नहीं बोला बेटा क्योंकि सारी की सारी एंटीबॉडी, सॉरी सारी की सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स आपकी कहां से नहीं बनती हैं, लीवर से नहीं बनती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ये एंटीबॉडीज क्या है, आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स ही हैं, लेकिन इसको कौन बना रहा है, बी लिम्फोसाइट या प्लाज्मा सेल्स। तो इस वाले चीज को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आपसे क्वेश्चन में गलती कराई जा सकती है। कभी आपसे बी लिम्फोसाइट बोल देंगे, कभी आपसे प्लाज्मा सेल्स बोल देंगे, दोनों ही चीजें सही हैं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली मुझे बोलना चाहिए प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होकर कहां पर बनाती है बेटा, प्लाज्मा सेल्स लिम्फ नोड में। बात करेंगे बाद में इसके बारे में भी, ठीक। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एंटीजन को अगर हम लोग एक नाम और देना चाहें बेटा, तो एंटीजन को हम लोग एक नाम और देते हैं, एंड दैट इज एग्लूटिनोजन। क्या नाम देते हैं बेटा इसको, एग्लूटिनोजन। तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हमने एग्लूटिनोजन पढ़ लिया, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे बेटा किसके बारे में, एंटीबॉडीज के बारे में, जो कि हम लोग इस चैप्टर में भर भर के पढ़ने वाले हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है। जिसको मैंने पहले ही क्या बोल दिया है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एग्लूटिनिन्स। पढ़ेंगे बाद में इसको डिटेल में, एग्लूटिन। बस थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन बताते हुए चल रहा हूं। एग्लूटिनिन्स, या इसी को हमने क्या बोल दिया बेटा, एंटीबॉडी, ठीक है। चलिए, अब अगर हमने बात करनी है एंटीबॉडी की, इट इज ए कॉम्प्लेक्स glycoprotein. It is a complex glycoprotein. सुनना बात ध्यान से, फिर मैं समझाऊंगा इसको आराम से। It is a complex glycoprotein which is formed in the body against किसके अगेंस्ट में बढ़ रही बेटा, एंटीजन के। अरे अभी पिछले स्लाइड में यही तो बताया है बेटा, अगेंस्ट एंटीजन, ठीक है। तो इट इज ए कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन विच इज फॉर्म्ड इन द बॉडी अगेंस्ट एंटीजन। या एंटीजन के बजाय अगर मैं यहां पर एक वर्ड लिखूं, स्पेसिफिक एंटीजन, मतलब कि हर एक एंटीजन के लिए अलग अलग तरीके की एंटीबॉडीज बनती हैं, इसलिए मैंने यहां पर स्पेसिफिक लिखना ज्यादा जरूरी समझा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एंटीबॉडीज की भी बात आपको समझ में आ गई। एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर हम लोग बात करेंगे बाद में, आराम से बात करेंगे, ठीक है। अब अगर हमें, हाँ तो ये मैंने आपको सेकेंड पॉइंट बता दिया। अब आइए थर्ड पॉइंट पे, दैट इज एग्लूटिनेशन।
एग्लूटिनेशन। अब अगर हम लोग एग्लूटिनेशन की बात करते हैं बेटा, तो इट इज अ रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो इट इज अ रिएक्शन, इट इज ए रिएक्शन between antigen and antibody. It is a reaction between antigen and antibody. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक टर्म यहां पर और आप पढ़ेंगे बेटा, सीरोलॉजी, जिसको बार बार आपको जब हम लोग डिजीजेस पढ़ेंगे बेटा, तो वहां पर सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। तो आपको समझनी जरूरी है कि व्हाट इज सीरोलॉजी, तब आपको वो जब टर्म आएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। सीरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन की स्टडी करना क्या कहलाता है बेटा, आपका सीरोलॉजी। स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन की स्टडी क्या कहलाती है बेटा, आपकी सीरोलॉजी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कभी जब ये टर्म आता है बेटा, तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं एक एक टर्म को पहले ही एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं, ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो बहुत स्मूथ तरीके से आपका समझ में आ जाए। ठीक है, अब एग्लूटिनेशन के बाद जो हम लोग फोर्थ चीज पढ़ने वाले हैं बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंटीसीरम। एंटीसीरम, ठीक। अब एंटीसीरम को समझने से पहले मैं थोड़ा सा वापस से मैं आपको ब्लड से रूबरू कराऊंगा। अगर मैंने यहां पर बोला, यहां पर मैंने क्या ले लिया बेटा, ब्लड। ब्लड के बारे में मैंने बोला कि ब्लड दो चीजों से मिलकर बना था, एक तो प्लाज्मा था, और दूसरा क्या था बेटा आपका, बताइए। प्लाज्मा के साथ दूसरा क्या होता है आपका, हाँ अभी तो बताया था बच्चों, बताइए। सेल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो मैंने वहां बता दिया, तो मैं यहां पर नहीं बताऊंगा। ठीक, चलिए। तो प्लाज्मा में अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि क्या होती है बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। बिल्कुल सही बात है, प्लाज्मा में क्या होंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे, है ना। और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स मैंने बताए थे बेटा, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, वो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स ही हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्लाज्मा से प्लाज्मा, है ना, ये इस प्लाज्मा से प्लाज्मा जो है बेटा, इसमें मैं माइनस कर दूंगा क्या, क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर को प्लाज्मा से निकाल दूं, माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो अब जो सब्सटेंस बनेगा, क्या बनेगा बताइए। अब जो सब्सटेंस बनेगा, दैट इज सीरम। क्या बनेगा बच्चों, सीरम। क्या बनेगा, सीरम। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या, कि मैंने क्या बोला, सीरम बनेगा। ठीक, चलिए। अब ये सीरम, क्या इसमें एंटीबॉडीज होंगी बेटा, बिल्कुल होंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर निकाला है, प्लाज्मा प्रोटीन्स थोड़ी निकाले हैं। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं इसमें। ठीक है, तो अगर कोई सीरम एक स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी रखा हुआ है, अगर कोई सीरम एक स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी रखा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी सीरम। ठीक है, if serum contains antibody against specific
एंटीजन, इसी को हमने क्या बोला बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एंटी सीरम। अब मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा और आगे अब गलती नहीं करोगे जब भी मैं एंटी सीरम का नाम लूंगा। तो सीरम में अगर कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं जो कि किसी स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ हैं, तो ऐसे सीरम को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी सीरम बोलेंगे। और सीरम कंटेन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स, क्योंकि भैया बेटा मैंने अभी तो आपको बताया कि ये जो सीरम है इसमें एंटीबॉडीज तो हैं, और एंटीबॉडीज क्या होती हैं, आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वाला भी अपने को समझ में आ गया कि व्हाट इज एंटी सीरम। ठीक, चलिए, अब एंटी सीरम के बाद जो पांचवा पॉइंट मुझे बताना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बच्चे नहीं समझ पाते हैं, दैट इज ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। अब आइए, क्या होता है ऑप्सोनाइजेशन, इसको देखते हैं। देखिए, सुनना बात ध्यान ध्यान से बेटा, बिल्कुल एकदम लप्पू है, ध्यान से सुनना, सब समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहां पर बताया आपको कि मान लीजिए ये एक आपका पैथोजन है, ये आपका एक पैथोजन है। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चा, एक पैथोजन है, और इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स लगे हुए हैं। इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स लगे हुए हैं, और इन प्रोटीन्स को अब मैं बोलूंगा एंटीजन, जो कि मैं आपको बता चुका हूं बेटा, मैं आपको बता चुका हूं कि ये एंटीजन मैंने लगा दिए। ठीक है, कि व्हाट इज एंटीजन। ठीक है, चलिए, अब सुनना बात ध्यान से, तभी आपको चीजें और क्रिस्टल क्लियर होंगी। ठीक, सुनना, मैंने क्या बोला बेटा कि अगर, चलिए, हाँ, तो मैंने क्या बोला आपको कि ये पैथोजन है, और इसके ऊपर मैंने क्या एज्यूम किए हैं कि इसके ऊपर क्या है बेटा, आपका एंटीजन है। ठीक, जैसे कि जब कभी आप पिज्जा खाने जाते हैं, तो पिज्जा खाने के टाइम पर मुझे आप एक बात बताइए, मान लीजिए आपने पिज्जा ऑर्डर किया, और पिज्जा ऑर्डर करने के बाद वो सिर्फ पिज्जा का बेस ला के दे दिया, तो आप क्या खाओगे, नहीं खाओगे। ठीक है, जब तक उसमें एक्स्ट्रा टॉपिंग्स नहीं होंगी, जैसे कि उसमें चीज होना चाहिए, कैप्सिकम होना चाहिए, पनीर होना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो उसमें आप डलवाओगे, तभी तो आपको अच्छा लगेगा पिज्जा। ठीक है, तभी आप उसको खाओगे। ठीक है, तो वैसे ही बैक्टीरिया के ऊपर अगर एंटीजन आ गए, तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि ये जो एंटीजन आया है बेटा, ये जो एंटीजन है, मुझे बताइए कि जब ये बॉडी में एंटर करेगा, तो इसके खिलाफ मेरी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी कि नहीं बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। और एंटीबॉडीज कैसी होती है बेटा, आपकी वाई शेप की होती हैं। कैसी होती हैं, वाई शेप की होती हैं। कुछ इस तरीके की होती हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब ये एंटीबॉडी जाकर इसके ऊपर क्या करेंगे बेटा, बाइंड कर जाएंगी। इसके ऊपर क्या करेंगी, बाइंड करेंगी। ये जो एंटीजन है, एंटीबॉडीज की, सॉरी, जो एंटीजन है, ये एंटीबॉडीज इसके ऊपर जाकर क्या करेंगी, बाइंड कर जाएंगी। और जब बाइंड कर जाएंगी, तो यहां पर रिएक्शन हो जाएगी। यहां पर रिएक्शन होगी कि नहीं होगी बेटा, बताइए कौन सी रिएक्शन होगी, अभी तो पढ़ के आया ना बेटा। इसी रिएक्शन को हमने क्या बोला था, एग्लूटिनेशन। बिल्कुल सत्य वचन, एग्लूटिनेशन। ठीक है, अब जैसे ही ये एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ बेटा, वैसे ही इसके पास कौन आ जाएंगी, फैगोसाइट्स आ जाएंगी। इसके पास कौन आ जाएंगे बेटा, फैगोसाइट्स, यानी कि मैक्रोफेजेस, यानी कि
मैक्रोफेजेस आ जाएंगी, मैक्रोफेजेस। ठीक है बच्चों, ठीक है। और ये कराएंगी क्या बेटा, ये कराएंगी क्या बेटा, फैगोसाइटोसिस कराएंगी, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइट अभी पूरा स्टेप समझेंगे बेटा, फैगोसाइटोसिस कैसे होती होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मुझे ये बताइए कि देखना, अब सुनना बात ध्यान से, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए। एंटीजन which is present on the pathogen, it is coated by antibodies which makes bacteria more delicious for phagocytosis। आगे बात समझ में। तो कोटिंग ऑफ एंटीबॉडीज, अब इसको मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से डिफाइन कर रहा हूं बेटा, एकदम लप्पू है। अब सुनना ऑब्जर्वेशन को मैंने क्या बोला है, कोटिंग ऑफ एंटीबॉडीज, कोटिंग ऑफ एंटीबॉडीज किसके ऊपर, ऑन द पैथोजन, कोटिंग ऑफ एंटीबॉडीज ऑन द पैथोजन which makes बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया नहीं पैथोजन लिख देता हूं, which makes पैथोजन, बैक्टीरिया ही लिख तो ज्यादा सही रहेगा, which makes बैक्टीरिया more delicious for phagocytosis, which makes bacteria more delicious for phagocytosis। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि coating of antibodies on the pathogen which facilitates the phagocytosis। बस that's it। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन मैंने आपको इसे लिखा है बेटा, ताकि जब आप इसको हंस के पिज्जा को याद करके जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैंने ये आपको डेफिनेशन लिखा दी है। ठीक है, अब ऑप्सोनाइजेशन के बाद, ये फिफ्थ डेफिनेशन थी बेटा, अब एक सिक्स्थ डेफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। इसका डेफिनेशन मैं नहीं लिखाऊंगा, बस इसको समझा देता हूं। न्यूट्रलाइजेशन को क्या लिखाऊं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन शब्द में ही पूरी चीज समझ में आ रही होगी कि ये किसी चीज को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। अब सुनना बात फिर से ध्यान से, तब आपको समझ में आएगी बात। ठीक है, मान लीजिए ये एक पैथोजन है, मान लीजिए ये एक पैथोजन है, और ठीक बच्चों, अब ये जो पैथोजन है, ये किसी सब्सटेंस को रिलीज करता है। दो तरह के सब्सटेंस होते हैं बेटा, एक एक्सोटॉक्सिन और एक एंडोटॉक्सिन। ठीक है, तो ये दो सब्सटेंस को मैं अभी टॉक्सिन्स की बात कर रहा हूं, सिंपल सा टॉक्सिन। ठीक है, ये मान लीजिए इसने बहुत सारे क्या रिलीज कर दिए, टॉक्सिन्स, और इस टॉक्सिन्स के अगेंस्ट में मेरी बॉडी ने क्या फॉर्म किया, इस टॉक्सिन्स के अगेंस्ट में मेरी बॉडी ने क्या फॉर्म किया बेटा, जैसे कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर दिया, और ये एंटीबॉडीज जाकर इन टॉक्सिन से चिपक गए। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स बन गया, और ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा, तो ये क्या करेगा, हो सकता है कि इन टॉक्सिन्स को ये इनसॉल्युबल बना दे, हो सकता है कि ये इन टॉक्सिन्स को क्या बना दे बेटा, इनसॉल्युबल बना दे, और अगर इनसॉल्युबल बना देगा तो मतलब कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करा सकता है, जिससे कि हो सकता है कि ये टॉक्सिन्स की जो टॉक्सिसिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसने एंटीबॉडीज ने क्या किया, एंटीबॉडीज ने क्या किया बेटा,
कि जब मैं फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सब आएगा बेटा, ये सब आएगा, ऑप्सनाइजेशन, ठीक है। लेकिन मैं पहले ही आपको इन डेफिनेशन से रूबरू करा दे रहा हूं ताकि आपको ये चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिमाग में बैठ जाएं, ठीक है। तो जब एंटीबॉडीज इस टॉक्सिन से जब जुड़ जाएंगे तो ये इसको, इन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस जब ये न्यूट्रलाइज कर देगा तो इस चीज को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते हैं क्या बेटा? बिल्कुल, तो वही तो हुआ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पॉइंट भी अपने को समझ में आ गया। न्यूट्रलाइजेशन के बाद एक पॉइंट और बचता है जो कि बार बार आता है, तो मुझे लगता है कि उसको भी बताना जरूरी है। दैट इज 7th पॉइंट, वीनम। मूवी देखी होगी बेटा आपने वीनम, ठीक है। वीनम का मतलब होता है टॉक्सिन, टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स which are secreted by, which are secreted by insects and snakes, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वीनम बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया कि व्हाट इज वीनम। तो हमने यहाँ पर बेसिक डेफिनेशंस देख ली और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से ये भी समझ लिया कि लास्ट ईयर मतलब कि 11th में कुछ चीजों को जो हम भूल गए थे उसको हमने वापस से एक फॉर्म में इसको बेटा क्या किया, आपको रिवाइज कर लिया ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब ये लेक्चर जो छोटा सा लेक्चर बनाया है बेटा मैंने आपको, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी हो जाए, इसके लिए मैंने ये लेक्चर फॉर्म किया, ठीक है। अब हम लोग इसी का सेकेंड पार्ट, इस लेक्चर का ये बेटा फर्स्ट पार्ट है, लेक्चर का ये फर्स्ट पार्ट है, लेक्चर नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट है जिसको मैंने नाम दिया है ए। और इस ए में हमने क्या पढ़ा है? बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म्स, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 3 में जो हम लोग दूसरा पॉइंट बी पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। और बिलीव मानिए जब हम लोग इन्फ्लामेशन पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से पूरा चीज समझ में आ जाएगा। तो इसका हम लोग अभी फॉर्म करेंगे बेटा लेक्चर नंबर बी, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।